हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजन सिंह विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, क्लास 10th के लिए आप सभी के लिए मैं एक नया बैच मिशन 2 के 26 लेकर के आया हूं। वो यूट्यूब पर बहबाल मचाने के लिए लेकर आया हूं। चलिए आइए, हिस्ट्री का दुनिया से आज हम लोग को रूबरू करवाते हैं। आज हम लोग को आप लोगों को क्या हिस्ट्री के दुनिया से रूबरू कराते हैं। इससे पहला क्लास हम सिलेबस समझाए थे आप लोग को, वो देखे कि नहीं वो बताइए। पहले आप लोग पहले विषय सूची देखिए कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तब रणनीति बनेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे। इसलिए आपको पहले हम क्या बताए हैं, विषय सूची बताए हैं। सभी का विषय सूची बता दे हैं। सोशल साइंस में क्या कितना सब्जेक्ट बताए हैं, बताइए कितना बताए हैं बाबू। 4 सब्जेक्ट बताए हैं, लेकिन कितना पढ़ना है, 5 पढ़ना है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, वो भी हम पढ़ाएंगे, बट लास्ट में पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे। चलिए, फर्स्ट पढ़ाए थे आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। 4 पढ़ना है। चारों में हम सिलेबस समझा दिए थे। अब हम पहले क्या हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है बताइए आप लोग। हिस्ट्री क्या है, कुछ सोचिए। पता है हिस्ट्री क्या है? देखिए, हिस्ट्री तो क्या है वो हम बता रहे हैं। चलिए पहले देखिए, इसमें क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर फर्स्ट कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर हम यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के आ रहे हैं, इसका एक एक पॉइंट हम आप लोग के सामने विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, एक एक पॉइंट का विश्लेषण करेंगे, वो भी पूरा फुल डिटेल और एकदम सरल सा मेथड में। आप देखते जाइए सिर्फ आगे। देखिए क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है हम लोग को, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए यह है, यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, जो जो आंदोलन हुआ था, देखिए उसका एक पिक्चर लगा दिए हैं। आइए देखिए, इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए इतिहास को पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताइए। क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिस्ट्री। क्या कहते हैं इतिहास को इंग्लिश में, हिस्ट्री कहते हैं। देखिए इति, इसको 2 भाग में बांटते हैं, इति प्लस हास। इति और हास। इति, इति का अर्थ क्या होता है, पुराना, जो बीत गया हो। क्या, पुराना, जो बीत गया हो, पुराना या जो बीत गया हो। और हास का मतलब जो चीज खत्म हो गया हो। हास का मतलब क्या, जो चीज खत्म हो गया हो। जैसे हम मान लेते हैं कि कल हम पटना गए थे, ये क्या हुआ, गए थे, जो बीत गया वो क्या हुआ, पुराना हो गया, हास। एक चीज नहीं समझ में आता, देखिए हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ रहे हैं आप, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप सब लोग समझ रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये क्या हुआ, प्रेजेंट। पास्ट क्या हुआ, जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला हो। तो हम इतिहास में पढ़ते किसको हैं, इसमें किसको पढ़ते हैं वो बताइए आप लोग। किसको पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में जानकारी लेंगे, पास्ट के बारे में बच्चों हम लोग जानकारी ले रहे हैं अभी। हिस्ट्री में वही पढ़ना ही है, अतीत में क्या घटना हुआ, कैसे हुआ। जो पहले के राजा महाराजा थे वो कैसे चलाते थे अपना साम्राज्य। पहले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे थे, ये सब नहीं थे। पहले कौन चलाता था देश को, राजा महाराजा चलाते थे वो सब। तो इसलिए उसका क्या, कैसे शासन करते थे, कैसे हम लोग को अत्याचार करते थे, कैसे लोकतंत्र होता था, लोगों पर कैसे शासन चलाते थे वो सब, उसके बारे में जो घटी है घटना, वो सब के बारे में हम जानकारी लेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए इतिहास आप समझ लें। इति मतलब पुराना और जो बीत गया, और जो हास मतलब जो खत्म हो गया, उसके बारे में जो जानकारी लेते हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए आइए,
यहाँ देखिए इतिहास क्या है। देखिए इसका डिफिनीशन भी हम लिख दिए हैं, वो तो हम बता दिए, लेकिन फिर से डिफिनीशन भी लिख दिए हैं। अतीत में घटित घटनाओं, अतीत कहने का अर्थ पुराने समय में जो घटित घटनाओं है का व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित मतलब एक एक करके, ना कि कहीं यहाँ पढ़ लिए कहीं वहां पढ़ लिए, एक एक करके व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या इतिहास है? अतीत में घटित घटनाओं को व्यवस्थित अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? आइए, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इतिहास के पिता पूछेगा, इतिहास लिखा कौन? हेरोडोटस। कौन लिखा? हेरोडोटस। और यह एक पश्चिमी दुनिया का था, पश्चिमी दुनिया का सबसे पहले कथात्मक इतिहास लिखा था। कौन? हेरोडोटस ने। चलिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। यह एक यूनानी इतिहासकार एवं लेखक थे। कौन थे? यह एक यूनानी इतिहासकार, यूनान का इतिहास लिखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? हेरोडोटस का। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनानी इतिहासकार एवं लेखक भी कहा जाता है। हेरोडोटस ने पश्चिमी दुनिया का पहला कथात्मक इतिहास लिखा था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हेरोडोटस ने पूछेगा, पश्चिमी दुनिया का पहला कथात्मक इतिहास किसने लिखा था? क्या क्वेश्चन कहेगा? पश्चिमी दुनिया का पहला कथात्मक इतिहास किसने लिखा था? तो क्या मारेंगे? हेरोडोटस। कोई दिक्कत इस स्लाइड में? कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं को क्या कहते हैं हम लोग? इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस का। और पश्चिमी दुनिया का पहला कथात्मक इतिहास किसने लिखा था? हेरोडोटस। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए आगे है यूरोप। क्या था पॉइंट? था क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब हमको पता पहले करना है कि यूरोप होता क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। ये पहले पता आप लोग को हो जाएगा, तब ना पढ़िएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद होता क्या है। नहीं तो मेन हेडिंग नहीं पता है और बीच बीच में चल दिए। कहां जाना है रास्ता पहले तो पता खोज लेंगे। तो क्या है, यूरोप के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद तो मेन टॉपिक है, उसमें जितना टॉपिक है उसके बारे में तो अध्ययन करेंगे ही हम लोग। देखिए एकदम रियल में पूरा एकदम अति करके नहीं पढ़ना है, एकदम सही से पढ़ना है, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। ठीक, आइए देखते हैं यूरोप होता क्या है। यूरोप क्या है बताइए आप लोग, कमेंट के माध्यम से कुछ बताइए यूरोप के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे। यूरोप क्या है? यूरोप देश है या महादेश है? यूरोप महादेश के कितने महादेश है? 7 महादेश है हमारे यहाँ। कितने महादेश है? 7। उसी में से एक यूरोप आता है। ठीक, देखिए यह एक महाद्वीप है जो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है जो कहां पड़ता है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूछेगा यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है जो कहां पड़ता है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यह यूरेशिया के पश्चिमी हिस्से में आता है। कौन? यूरोप जो है यूरेशिया के किस हिस्से में आता है? पश्चिमी हिस्से में आता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। पूछेगा यूरोप जो है क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है? दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। यहां पे ध्यान देकर के याद करना है, ध्यान देना है। यूरोप में लगभग कितने देश आते हैं? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, लगभग 50 देश आते हैं। यूरोप में कितने देश आते हैं? लगभग 50। जैसे में कौन कौन यहाँ पे देखिए, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इटली दे दिए हैं। यूरोप में लगभग 50 देश आते हैं, जैसे में फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, ये सब आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज और, यहाँ 7 महाद्वीपों में से एक है। कौन? यूरोप जो है 7 महाद्वीपों में से क्या माना जाता है? एक माना जाता है। 7 में से कोई एक यूरोप को माना जाता है। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, देखिए एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ऐसे याद करिएगा, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। देखिए एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद क्या? अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका मारेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट बताइए।
एक बार रिवाइज करिए, ये यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है जो कहाँ? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप एशिया के पश्चिमी, यूरेशिया के पश्चिमी हिस्से में आता है यूरोप। ठीक, इसका क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा छोटा महाद्वीप है। इसमें लगभग यूरोप में कितने देश आते हैं? लगभग 50 देश आते हैं। कितने देश आते हैं बाबू? 50 देश आते हैं। आइए, यूरोप में लगभग जैसे में कौन कौन? फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इटली। यह 7 महाद्वीप में से एक है। यूरोप क्या है? 7 महाद्वीप में से एक होता है। जैसे में एशिया, उत्तरी अमेरिका। महाद्वीप की संख्या पूछेगा कितने हैं? महाद्वीप की संख्या कितने हैं? 7 है। कौन कौन? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। कोई डाउट? आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, अब आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे, यूरोप के बारे में बता दिए, जानकारी ले लिए। अब क्या किसके बारे में जानेंगे? राष्ट्रवाद। क्या जानेंगे? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे लोगों का एक समूह अपनी इतिहास, ध्यान से सुनिएगा, अपनी इतिहास, संस्कृति, भाषा और जाति के आधार पर एकजुट होता है। इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आपको तो नहीं आया होगा, नहीं ना आया? आप देखिए, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जिसमें लोगों का एक समूह, जैसे हम लोग मिल गए, लोगों का क्या हुआ? एक समूह। कई को लोग मिलेंगे? 2 या 2 से अधिक लोग मिलेंगे तो क्या होगा? एक समूह होगा। तो लोगों का एक समूह अपनी इतिहास, जैसे 2 या 3 लोग हम मिल जाते हैं तो अपने अपने बड़ाई करते हैं, अपने अपने वर्चस्व बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या होगा? समूह हुआ ना। सब अपने लोग इतिहास, पुरानी बातें की, घटना हुई कि बताते हैं कि नहीं बताते हैं? जैसे आप मान लीजिए 2 दोस्त मिल गए, 2 दोस्त मिल गए तो क्या करिएगा आप लोग? बात कीजिएगा ना कि हाँ, देखिए बात तो बहुत होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? अभी स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? स्कूल जाते हैं तो हाँ कहते हैं ना कि वो लड़का पढ़ने में हमसे तेज है। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कभी? इसके बारे में बताते हैं। जैसे कल कोई लड़की ही मान लेते हैं, कोई लड़की सुना दी है क्लास में याद करके सर को, और कोई नहीं सुनाया, तो हम लोग क्या उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हाँ वो कल ना क्लास में सुना दी थी। तो क्या हुआ? वो कल घटना हो गया पीछे का, तो क्या हुआ? इतिहास हुआ। उसके बारे में संस्कृति, हर एक लोगों का क्या होता है? धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे शादी ब्याह का क्या रस्म रिवाज होता है। संस्कृति कहने का अर्थ क्या हुआ? सभी का अलग अलग संस्कृति होता है। शादी विवाह देखिए, एक सिंपल सा होता है। कभी आर्य समाज से शादी देखे होंगे आप लोग? नहीं देखे होंगे तो आप देखिएगा आगे। तो वो सब क्या हुआ? संस्कृति हो गया। सभी का रस्म रिवाज सबका अलग अलग होता है, तो क्या हो गया? ये सब संस्कृति हो गया। भाषा जो हम बोल रहे हैं, ये सबका अलग अलग होता है। हिंदी है, किसी का भोजपुरी भी भाषा होता है कि नहीं? तमिल होता है, कन्नड़ होता है, ये सब भाषा है। तो सभी का अलग अलग भाषा है। जाति, यहाँ ऐसे होगा, जाति, कोई ऊपर कास्ट का है, कोई नीचे कास्ट का है, कोई मध्यम कास्ट का है, ये होता है ना जाति। हर एक का जाति एक, हम सभी लोग एक जात के हैं? हम सभी लोग एक कास्ट के हैं? नहीं है। फिर भी क्या है? हम लोग मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बहुत सारे हम लोग अलग अलग कास्ट जाते हैं। हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग एक ही कास्ट का बच्चा पढ़ते हैं? बताइए, हम लोग एक ही कास्ट का पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग को अलग अलग कास्ट से सब। लेकिन क्या होता है? सबको जैसे भोजन, स्कूल का मध्याह्न भोजन मिलता है तो सबको एक ही थाली में मिलता है। वो एक ही थाली, गवर्नमेंट क्या करती है? एक तरह का थाली दी है, सबको उसी थाली में देती है भोजन। कि अलग मिलता है? SC ST के लिए अलग मिलता है, OBC के अलग मिलता है, जनरल का अलग मिलता है खाना? नहीं मिलता है। सबका क्या होता है? एक ही साथ खाना आता है तो मिलता है। तो जाति के आधार पर भी एकजुट होता है। और सभी लोग एकजुट क्लास में होते हैं कि नहीं होते हैं? एकजुट होकर के पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? समझ में आया कि नहीं? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे लोगों का एक समूह इतिहास, संस्कृति, भाषा, जाति के आधार पर एकजुट होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। कोई दिक्कत? रटना नहीं है, बस समझा दिए। क्या इतिहास,
इतिहास, संस्कृति, भाषा, जाति के आधार पर सब लोग हम जो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। कोई डाउट? आइए, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ हुआ था? यूरोप के पुनर्जागरण काल से हुआ था। चलिए, राष्ट्रवाद की भावना, बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ से हुआ था? यूरोप के पुनर्जागरण काल से हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ से हुआ था? यूरोप के पुनर्जागरण काल से हुआ था। यह 1789 राष्ट्रवाद, यह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रकट हुई थी। राष्ट्रवाद पूछेगा, राष्ट्रवाद कहाँ से प्रकट हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। क्या से? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह प्रकट हुई, मतलब उपजी। ठीक। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास में नेपोलियन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पूछेगा, यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना, मतलब इतिहास, संस्कृति, भाषा, जाति के आधार पर जो भावना पनपती है, उसका कौन था? तो नेपोलियन ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेपोलियन जो है राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे इतिहास, संस्कृति, भाषा के माध्यम से वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था कि ये सब के लेकर के क्या है, हम लोग क्या है? एक है। क्या है? हम लोग एक है। उसके बारे में यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना का विकास में योगदान दिया था कौन? नेपोलियन। कौन दिया था? नेपोलियन। आइए आगे पढ़ते, नेक्स्ट। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत होगा जहां आप कमेंट की, जितना पढ़ा रहे हैं ना उसमें आपको जहां से डाउट हो वो आप कमेंट कर दीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए। आइए, इसी में नेपोलियन ने इटली एवं जर्मनी जैसे राज्य को वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की है। अब देखिए, इटली पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इटली एवं जर्मनी जैसे राज्य को वास्तविक एवं राजनीतिक, वास्तविक मतलब रियल, और राजनीति के हिसाब से जो होता है वो रेखा किसने प्रदान की थी? इटली और जर्मनी को। तो क्या मारेंगे? नेपोलियन। क्या मारेंगे? नेपोलियन। आइए नेक्स्ट। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। पूछेगा, वियना सम्मेलन की मेजबानी 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने। किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने। गणतंत्र, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन है। गणतंत्र और प्रजातंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र किसकी देन है? राजा प्रजा होती है और गणतंत्र एक आजाद होता है। गणतंत्र मतलब आजाद और राजा, ये दोनों की किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। किस क्रांति की देन है बाबू? फ्रांस की क्रांति के देन है। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी। पूछेगा, यूरोप में नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिख का युग का शुरुआत कब से हुआ था? वियना सम्मेलन के माध्यम से। किससे हुआ था? वियना सम्मेलन के माध्यम से। सिंगली एवं नेपल्स के प्रदेशों बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को सौंप दिया गया था। सिंगली और नेपल्स, क्या कह रहा है? सिंगली एवं नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट किसको सौंप दिया गया था? फर्डिनेंड को सौंप दिया गया था। किसको सौंप दिया गया था? फर्डिनेंड को सौंप दिया गया था। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग। रोम एवं इसके आसपास, क्या कहता है? रोम एवं इसके आसपास के राज्यों को पोप को सौंप दिया गया है। सौंप दिया गया। रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्र को किसको सौंप दिया गया था? पोप को सौंप दिया गया था। मेटरनिख ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की थी। पूछेगा, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे रूमानीवाद। क्या है? रूमानीवाद। क्वेश्चन में कहेगा रूमानीवाद क्या है, रूमानीवाद किसे कहते हैं? ठीक, रूमानीवाद का वर्णन करें, ऐसे क्वेश्चन कहेगा। हम मेन टॉपिक डाल दिए हैं, रूमानीवाद कहते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रवाद की भावना किस में रहती है? इतिहास, संस्कृति, भाषा, इसमें रहती है ना। तो उसमें उसका विकास में, राष्ट्रवाद का विकास मतलब राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में किसका होगा? रूमानीवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक, राष्ट्रवाद
का विकास करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया गया था। राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए किसका सहारा लिया था? इतिहास का भी सहारा लिया गया था, संस्कृति का भी सहारा लिया गया था ना, पीछे पढ़ाए हैं। राष्ट्रवाद का विकास में रोमानीवाद जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उसमें राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए किसका सहारा लिया गया था? संस्कृति का सहारा लिया गया था। जैसे कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, ये सब के माध्यम से क्या हुआ? आगे बढ़ाया गया पढ़ाई को लेकर के। जैसे हम लोग कला के माध्यम से हम दर्शाए। जैसे हम फर्स्ट पेज में देखिए, ये क्या बताएं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम इसको दिखाए ना कि हाँ ऐसे ऐसे ये राजा था, वहाँ पर शासन कर रहा था, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े होता था। तो ये क्या कला के माध्यम से हम लोग एक समझाने का प्रयास किए ना, तो वही क्या होता है? कला हो गया। साहित्य, जैसे राजा महाराजा के बारे में हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी का इतिहास पढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? इतिहास, साहित्य। कोई ग्रंथ उठा लेते हैं हम और वो ग्रंथ के बारे में पढ़ने लगते हैं, तो क्या हुआ? साहित्य। नोवेल उठा लिए किसी के बारे में और पढ़ने लगे, किसी की जीवनी उठा लिया और पढ़ने लगे। मान लो तुम्हारे आगे कोई लड़की बैठी हुई है, उसका तुम कॉपी लेकर के उसका फ्रंट पेज में क्या होता है? बच्चा सब अपना नाम लिखे उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको जीवनी, वो अपना पूरा डिटेल डाले हुई है, तो उसको पढ़ रहे हो, तो क्या हुआ? उसका जीवनी हुआ। तो वही साहित्य हो गया। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, उसका जो हम हिस्ट्री निकाल करके पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रंथ उसी को कहते हैं। और संगीत तो आप लोग रूबरू बहुत है संगीत के माध्यम से, है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? संगीत के माध्यम से रूबरू। संगीत जो आप सुनते हैं, देखते भी है, मूवी, गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसके माध्यम से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखिए तो ऐसा नहीं कि हम उसको देख रहे हैं सिर्फ इंटरेस्टिंग के लिए मत देखिए। आप लोग आगे बढ़ने के लिए देखिए मूवी को, देखिए कि उसमें क्या मेरे काम का है, वो चीज़ ग्रहण कीजिए। आप लोग कैसे मूवी देखते हैं तो कैसे सब याद हो जाता है कि ऐसे ऐसे देखिए। आप मेरा क्लास देख करके देखिए, 2 बार सब याद हो जाएगा। क्या होगा? एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइएगा, गवर्नमेंट से पैसा भी देगी कि नहीं देगी? मिलेगा। यहाँ फ्री में टोटल शिक्षा दिया जा रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट भी पैसा देगी। समझ गए? आप सब देखिए क्लास को और देखिए। अब क्या कहेंगे? और कुछ नहीं कहेंगे, आगे देखिए। ये रोमानीवाद समझ गए? राष्ट्रवाद के विकास में रोमानीवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए क्या चीज़? संस्कृति का सहारा लिया जाता है, जिसमें कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक होता है, उस सब के माध्यम से हम लोग देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रोमानीवाद कहते हैं। आइए नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में है उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, या उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। ठीक, आइए। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द लीवर से हुई है। लैटिन भाषा के मूल शब्द किससे हुई है? लीवर से हुई है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द लीवर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। एक हम चिड़िया को बंद पिंजरे में बंद कर देते हैं तो क्या हो जाती है? कैद हो जाती है। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का कैंपस में हमको लॉक कर दिया जाता है। स्कूल का कैंपस में क्या कर दिया जाता है? लॉक कर दिया जाता है। तो क्या हुआ? हम एक टीचर के निगरानी में हो गए। क्या हो गए? टीचर की निगरानी में हो गए। टीचर की निगरानी में हम कैद हुए। मेरे गार्जियन अब मेरे पापा मम्मी होते हैं, वो घर पे देख रेख करते हैं। और जब हम स्कूल चले जाते हैं तो हमको कौन देख रेख करता है? टीचर होते हैं। क्या होते हैं? टीचर की निगरानी में हम आ जाते हैं। तो टीचर क्या होते हैं? उसको हमको लॉक कर देते हैं और क्या होते हैं? एक पिंजरे में हम बंद हो जाते हैं कि नहीं? भागते हैं हम लोग? नहीं भाग पाते हैं। जब तक छुट्टी नहीं होती है तब तक नहीं भाग पाते हैं। तो उसी को जब छुट्टी होती है तो क्या हो जाते हैं हम लोग? आज़ाद हो जाते हैं। उसी को उदारवादी राष्ट्रवाद के लीवर से निकला है, उसी को क्या कहते हैं? आज़ाद कहते हैं। देखिए, उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष समानता पर बल देते हैं। उदारवादी व्यक्ति क्या होते हैं? स्वतंत्रता यानी आज़ाद और कानून के समक्ष समानता।
अब कह रहा है कानून के समक्ष समानता क्या होता है। स्वतंत्र मतलब तो आजाद ही हो गए, आजाद का मतलब, और इसका मतलब इस कानून के समक्ष स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा बताइए, बताइए कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग को आ रहा है, जो आ रहा है मन में सो कमेंट कीजिए, गलत हो या सही हो कमेंट कीजिए। क्या हो गया, कानून के समक्ष समानता क्या होता है। कानून क्या होता है कि हमको क्या बजे स्कूल जाना है। अगर 8 बजे स्कूल जाना है तो हमको जाना है, वो क्या हुआ, कानून बन गया। पापा बोले हैं तुमको वहां से जा करके 1 रुपया लेकर के आना है घर पे, तो क्या हुआ, वो कानून हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो चलिए कानून क्या होगा, जब तुमको कोई जेल में बंद कर दे, ये भी तो एक नियम कानून हुआ। कहीं हम जा रहे हैं तो हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमें दाएं चलना चाहिए या बाएं चलना चाहिए, ये भी तो एक कानून है कि नहीं है। हमेशा हमको क्या चलना चाहिए, बाएं चलना चाहिए, ना कि दाएं बाएं करेंगे तो क्या होगा। तुम लोग चलाते हो ना बाइक, लहरिया कट मारते हो ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है, वही डर रहता है। इसलिए हमेशा क्या चलना चाहिए, एक साइड से चलना चाहिए। ठीक, देखिए तो उसी कानून के समक्ष समानता, सभी के लिए कानून बनना चाहिए, जो भी कानून बनना चाहिए। हमको क्लास में गए हैं, हमको होमवर्क मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, सभी को मिलना चाहिए, सभी बच्चे को एक समान होमवर्क मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको ज्यादा होमवर्क मिल रहा है और उसको कम मिल रहा है। क्या बोलोगे, सर जी पपुआ को कम दिए हैं आप होमवर्क, और अगर दोनों को सेम मिल रहा है तो क्या पपुआ नहीं बना के आया है, हम बना के आए हैं, तो क्या उसको पीटिए, क्या बोलोगे कि पीटिए उसको, ये होता है कि नहीं। तो वही होता है कानून के समक्ष समानता, सभी को समान होना चाहिए। अगर हम बना के नहीं आए हैं, आप पपुआ नहीं बना के आया तो पप्पू हमरो पीटिए, पपुओं के पीटिए, यही होता है कानून के समक्ष समानता। देखिए आप लोग जानकारी रहिएगा, जितना जानकार होइएगा उतना आपको क्लास में पढ़ने में मजा आएगा। आप यहाँ पढ़ के जाइए, स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाई होगा, देखिए कितना समझ में आता है। आप टीचर से रूबरू आंख मिला करके बात करेंगे, समझ गए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आइए ये सत्य है, आप लोग जितना इस पे जोर डालिए उतना आप लोग को क्या होता, अपने आप खुद में मैच्योरिटी आएगा, खुद में देखिएगा कि हाँ इतना पढ़े हैं हम, सर भी बताए थे इतिहास में, यहाँ पे हमको काम आ गया। अभी आप लोग को उबाऊ लगेगा, लेकिन क्या होगा जब आपका एग्जाम आएगा तब आपको पता लगेगा कि क्या होता है शिक्षा, समझे। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया। देखिए यह पढ़ लिए, कानून के समक्ष समानता क्या होता है, सभी को। अगर हमको टीचर पीट रहे हैं, हम होमवर्क नहीं करे हैं तो हमको पीट रहे हैं तो पप्पुओं के पीटिए, ये क्या हुआ, कानून के समक्ष समानता हुआ। स्वतंत्रता तो आजाद हो गया। आइए यहाँ पे मेन ये उदारवादी का मतलब क्या होता है, आजाद, या दिमाग में रखना है, क्या रखना होना है, आजाद। कुछ नहीं रहेगा तो आजाद दिमाग में रखना है, आजाद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो कि हमको क्या लिखना है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में रहेगा ही, निश्चित है कि रहेगा, नहीं रहने वाला कोई बात नहीं है, निश्चित 100% गारंटी लेते हैं कि रहेगा, नहीं वाला बात नहीं है। आइए हम फिर से रिवाइज कराएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग। आइए, पर्सा ने एक शुल्क संघ जॉल्बेराइन संघ की स्थापना की थी। पर्सा ने एक शुल्क संघ, पूछेगा शुल्क संघ जॉल्बेराइन संघ की स्थापना किसने की थी, तो पर्सा ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्सा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्सा। शुल्क संघ एवं जॉल्बेराइन संघ की स्थापना किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्सा। जॉल्बेराइन पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा है, देखिए ये लोग आप लोग स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। जॉल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना होता है। बताइए जॉल्बेराइन का लक्ष्य क्या होता है, जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। यह कथन किसका है, किसका है, फ्रेडरिक लिस्ट का। पूछेगा स्टेटमेंट भी एक दो पूछ देता है। देखिएगा जॉल्बेराइन का लक्ष्य क्या होता है, जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। यह कथन किसका है, फ्रेडरिक लिस्ट का। क्या किसका है, फ्रेडरिक लिस्ट का। ये स्टेटमेंट है, आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिएगा। आइए कोई दिक्कत इस स्लाइड में। आइए अगला नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, वियना
सम्मेलन या वियना कांग्रेस, यही टॉपिक पर आज समाप्त कर देते हैं क्लास हम लोग पढ़ के। चलिए देखिए, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस पूछेगा, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस क्या है, या डायरेक्ट कर देगा सिर्फ वियना सम्मेलन क्या है या वियना कांग्रेस क्या है, या वियना कांग्रेस के बारे में वर्णन करें। सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक। ये लोग ये इसी बात को लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर आप तो पढ़ाए थे वियना सम्मेलन, आप पूछ दिया कि वियना कांग्रेस क्या है। आप कह दिए थे कि वियना कांग्रेस क्या है, इसके बाद वहाँ पे पूछ दिया था वियना कांग्रेस के बारे में वर्णन करें। तो बाबू सब एक ही होता है, इसलिए हम यहाँ बस टॉपिक डाले हैं। क्या डाले हैं? वियना सम्मेलन या कांग्रेस डाले हैं। चलिए आगे देखिए, आगे 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की निर्णायक रूप से क्या हुई थी? पराजय हुई थी। 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की निर्णायक रूप से पराजय हुई थी। इसके साथ ही पुनः यूरोप में एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई। नई व्यवस्था की स्थापना की गई जिसने फ्रांसीसी करने की उपलब्धि, फ्रांसीसियों, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, फ्रांसीसियों की उपलब्धि को बदलने का प्रयास किया गया। फ्रांसीसियों की उपलब्धि को क्या किया गया? बदलने का प्रयास किया गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहते हैं। देखिए वियना सम्मेलन होता क्या है, वियना कांग्रेस क्या होता है? वाटरलू के युद्ध कब हुआ था? 1815 में। नेपोलियन बोनापार्ट का निर्णायक रूप से क्या हुई थी? हार हुई थी। पराजय के मतलब जब हार हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की। पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस युद्ध में हुई थी? वाटरलू के युद्ध में हुई थी। कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। इसके साथ ही पुनः एक यूरोप में एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई। जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? एक नई व्यवस्था का आरंभ हुआ। कोई राजा रहेगा, मेरे पर कोई शासन कर रहा है, क्या है? यहाँ ये कोई देश है, क्या है? भारत देश मान लेते हैं, इस पे कोई शासन कर रहा है और उसका क्या हुआ? हार हो गया। कैसे चुनाव होता है? चुनाव नहीं देख लेते हैं आप लोग। जैसे चुनाव हुआ तो क्या हुआ? उसमें किसी का जीत हुआ। अगर 2 और 4 खड़ा होता है तो किसी एक ही का न जीत होगा। तो उसी प्रकार जैसे नेपोलियन वहां पे कर रहा था, और जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ? नेपोलियन की हार हो गई, मतलब पराजय हो गई। उसी को यहाँ पे पराजय लिखे हैं। जब उसकी पराजय हो गई तब उसके साथ ही पुनः यूरोप में एक नई व्यवस्था की स्थापना कर दी गई जिसमें फ्रांसीसियों करने की उपलब्धियों के बदलने का प्रयास किया गया। वहां पे जो फ्रांसीसी जो उपलब्धि थी उसको क्या किया? बदलने का प्रयास किया। जो वहां पे नियम कानून था उसको क्या हुआ? परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। परिवर्तन यानी चेंज करने का प्रयास किया गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहते हैं। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और उसके बाद वहां के उपलब्धियों को बदलने का प्रयास किया गया, और जो प्रयास किया गया उसी को क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे नेक्स्ट देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता, अब ये वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। पूछेगा वियना कांग्रेस की अध्यक्षता या वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत हुआ एवं मेटरनिख युग का प्रारंभ हुआ। क्यों अंत हुआ? क्योंकि नेपोलियन वहां से हार गया, तो पराजय हो गया था उसको। मैच खेलने जाते हो और मैच में तुम्हारा क्या हो जाता है? हार हो जाता है, तो क्या होता है? मुंह बना के चल जाते हो वहां से। अच्छा जीत होती है तो क्या खुशी खुशी आते हो, मम्मी को कहते हैं कि हमको मेडल मिला, कहते हो ना। तो वही हुआ, जब नेपोलियन क्या किया? युद्ध लड़ रहा था तो क्या हुआ? वहां पे हार हो गया। तो ये हिलते डोलते आ गया और कहा कि सर हमको तो हार हो गया। तो वहां पे किसी का तो जीत हुआ, किसी का हार होगा तो किसी का जीत होगा कि नहीं होगा? तो होगा, तो किसका जीत हुआ? मेटरनिख युग का जीत हुआ। उसे क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन कहते हैं। नेपोलियन की हार और फ्रांसीसियों की उपलब्धि में एक नया मोड़ लाने के लिए जो किया गया उसे क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। और वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत हुआ एवं मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। चलिए कैसा लगा क्लास आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कैसा लगा क्लास आप लोग को। देखिए हम जो दे रहे हैं एकदम नया कंटेंट, कहीं से भी ओवर उठा कर नहीं मिल रहा है, टोटल अपने नोट्स है और एक सरल भाषा में है एकदम।
क्या है, एक सरल भाषा में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हो सके तोड़ मरोड़ को हम पढ़ा रहे हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आप लोग को मैटर देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हो वो हम देने का प्रयास करेंगे। आप मेरे क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक बहुत गहरा संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत गहरा संबंध होता है। इसलिए देखिए, आप लोग को कुछ नहीं करना है, हम आप लोग को रटने के लिए नहीं बोलेंगे। आप चुपचाप कीजिए, जो हम पढ़ाते हैं उसको मात्र 2 बार सुनिए, एक बार इसको PDF दे देंगे, उसको आप प्रिंट करके छाप लीजिए। प्रिंट करवाना नहीं है, अपने कॉपी में छाप लीजिए। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उस पर जाएगा ये, आप उसको हुबहू छाप लीजिए। उसके बाद बस एग्जाम टाइम में आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब बाद बाकी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया के किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। हम गारंटी लेते हैं कि आपको सोशल साइंस में एकदम सफाया करवा देंगे। सोशल साइंस क्या, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होगा। ये ऐसी संस्थान खोला गया जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषय का यहाँ पे अध्ययन करवाया जाएगा। चलिए, जहाँ भी जो आज हम पढ़ाए हैं उसमें जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। इसके आगे आज मेरा फर्स्ट क्लास था हिस्ट्री का, कल हम इसको सेकेंड क्लास लेकर के आने जा रहे हैं। चलिए, इसके लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। चलिए, धन्यवाद।